मैं कम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम। थैंक यू। अपने बारे में बताइए बोर्ड को। मैम मैं अजमेर ज़िले में ब्यावर शहर की निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ब्यावर के ही बाल मंदिर नर्सरी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की। क्लास 11 में मैंने 90% और क्लास 12 में 95% अंक प्राप्त किए। इसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन MDS यूनिवर्सिटी अजमेर से की और इसके बाद मैंने वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से पिछले ही वर्ष अपना MA हिस्ट्री में कंप्लीट किया और 75% मार्क्स के साथ। और मेरी हॉबी कुकिंग है और मेरे आदर्श मेरे ग्रैंडफादर हैं। ये तुम लोग तो साइंस में इतना अच्छा कर करके अभी क्या MA हिस्ट्री कर रहे हो ना। MA हिस्ट्री तो हमारे समय वो लोग करते थे जो कुछ नहीं करते थे, तो ऐसा क्यों किया तुमने, ये बताओ मुझे जस्टिफाइड नहीं लग रहा तुम्हारे डेस्क में। मैम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के बाद में हमने सिविल सर्विसेज है उसकी तैयारी के बारे में सोचा था और सिविल सर्विसेज की जब 2-3 साल तैयारी की तो मैम ह्यूमैनिटीज है उस पर बहुत ही अच्छी नॉलेज प्राप्त हो गई थी, तो मैम फिर MA सब्जेक्ट में मैम हमने हिस्ट्री करने के बारे में सोचा। अच्छा, तो ह्यूमैनिटीज के किस सब्जेक्ट में आपको अच्छी नॉलेज प्राप्त हो गई? मैम वैसे तो मैम बहुत सारी जो जानकारी प्राप्त हुई अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में, लेकिन मैम पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है और इसके अलावा मैम ये जो कल्चर वगैरह इत्यादि, इन सब में आपको जानकारी हो गई, फिर आपने हिस्ट्री को पिक कर लिया, ऐसा? यस मैम। ठीक है। हिस्ट्री में अगर मान लीजिए आपकी शादी हुई? नो मैम। मान लो आपको कोई एक ऐसा कैरेक्टर पिक करने को कहा जाता जिससे आप शादी कर सकती थी हिस्ट्री में, कौन सा कैरेक्टर होता वो? मैम वो जवाहरलाल नेहरू जी हो सकते थे, क्योंकि मैम रीजन। हाँ बिल्कुल, रीजन बताओ। मैम रीजन ये था क्योंकि मैम जो नेहरू जी का जो नेचर था वो अलग अलग विचारधाराओं और अलग अलग तरीके के जो व्यूज या थॉट प्रोसेस थे वो उनको अकोमोडेट करते थे। वे ऐसे नॉर्थ इंडियन लीडर थे जो साउथ इंडिया में वाइडली एक्सेप्टेड थे और उनके जो थॉट्स थे वह उस समय के इंटरनेशनल कंडीशंस और नेशनल जो रियलिटीज थी उसके अकॉर्डिंग शेप्ड थे, तो मैम नेहरू जी थे। आपको ऐसा नहीं लगता कि सरदार पटेल के साथ अन्याय हुआ इतिहास में? नो मैम, मैं ऐसा नहीं समझती हूँ। मतलब मैंने इन दिनों न्यूज़पेपर में यही पढ़ा है कि ही वाज अ बेटर लीडर, उनके अंदर बेटर मैनेजमेंट, बेटर लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, बट ड्यू टू सम इंटरनल थिंग्स उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया। तो आपको भी ऐसा लगता है? नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मैम उस समय की जो भी कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग जो नेहरू जी को लीडरशिप रोल्स और ये जो प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो प्रोवाइड की गई थी, लेकिन जो पटेल जी थे उनको भी जो उप मुख्यमंत्री है उनका पद दिया गया था और उन्होंने भी नेशनल इंटीग्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन मैम कंटेंट मैम उस समय की जो सिचुएशन है उसमें मुख्यमंत्री थे सरदार पटेल? मैम उप मुख्यमंत्री नहीं मैम, उप प्रधानमंत्री, सॉरी मैम। ऐसा है? यस मैम। उसके बाद कौन कौन उप प्रधानमंत्री रहे हिंदुस्तान के? नॉट मैम, इंडिपेंडेंस के बाद नहीं मैम, जब वो पहली जो इलेक्शंस हुए थे 46 में मैम उसके दौरान की बात है। अच्छा कोई बात नहीं, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन व्यक्ति हमारे उप प्रधानमंत्री रहे हैं? मैम इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप हार गए थे? मैम मैं ऐसा नहीं मानती मैम। इस युद्ध में भौतिक विजय यद्यपि अकबर की हुई थी, लेकिन मैम नैतिक विजय महाराणा प्रताप की हुई थी और वो बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ लड़े थे और उन्होंने अपनी जो जनता है उसमें नैतिकता का संचार किया और साथ ही जो नेशनलिज्म है मैम उसकी भी जो फीलिंग है वह मैम वहीं से मानी जाती है, तो मैम इसको एक मोरल विक्ट्री ही कहा जाएगा। पर महान तो अकबर को कहा जाता है, महाराणा प्रताप को तो महान कहा ही नहीं जाता। मैम राजस्थान की जो हिस्ट्री है मैम उसमें महाराणा प्रताप है मैम, उनको भी काफी अच्छा ही स्थान दिया जाता है मैम। मैं ऐसा नहीं मानती कि मैम उनको महान, लेकिन भारत के इतिहास में तो मैंने महाराणा प्रताप का नाम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो लोकल है इसलिए हमने उनको ग्लोरीफाई कर दिया? नो मैम, मैम ऐसे नहीं कह सकते हैं मैम। इसके कुछ कारण ऐसे हैं कि कुछ लीडर्स हैं उनको जो हिस्ट्री वगैरह में इतनी जगह नहीं मिल पाई है, लेकिन मैम इस आधार पर मैम उनके जो रोल को मैम नकारा नहीं जा सकता। महान क्यों थे? मैम अकबर थे वह एक बहुत ही महान मुगल शासक थे। उनके समय में उन्होंने बहुत ऐसे प्रोग्रेसिव कार्य किए थे जिस आधार पर उनको महान कहा जाता है।
मैम यद्यपि मैम मुगल शासक थे, लेकिन मैम रिलीजियस दृष्टि से मैम उनका जो कार्य है काफी प्रमुख माना जाता है। जैसे कि उन्होंने सभी धर्मावलंबी और सभी धर्मों को दान दिए। उन्होंने जजिया कर है उसको भी हटा दिया क्या था। था जजिया कर? मैम जजिया कर बेसिकली सैनिक सेवा की एवज में लिया जाने वाला एक कर था, जो कि मुख्य रूप से जो हिंदू कम्युनिटी थी उस टाइम उनसे वसूल किया जाता था, लेकिन महिलाओं, बच्चों और विकलांग इत्यादि से वसूल नहीं किया जाता था। ऐसा क्यों है कि मुगलों को विदेशी नहीं कहा जाता, जबकि अंग्रेजों से हमने स्वतंत्रता प्राप्त की? हमने मुगलों से स्वतंत्रता क्यों नहीं प्राप्त की? और हमने कोई आंदोलन भी नहीं किया सरप्राइजिंगली। यस मैम, इसके पीछे मैं ये कारण मानती हूँ क्योंकि अंग्रेजों से पहले जितने भी इन्वेडर्स हैं मैं इंडिया में आए थे, उन्होंने यहाँ के जो कल्चर है उसको एक्सेप्ट किया था। यहाँ की जनता के भी हित में कुछ अच्छे काम किए थे। लेकिन मैम जो ब्रिटिशर्स थे उनका मैम टोटली शोषणकारी प्रवृत्ति थी। उनके जो यहाँ पर धन कमाते थे उसको अपने जो मूल या नेटिव कंट्री है वहाँ पर भेजा करते थे, और उनकी जो प्रवृत्ति थी वो मुख्य रूप से शोषणकारी थी। अंग्रेजों की भारत को देन बताइए। यस मैम, मैम अंग्रेजों ने बहुत सारे फील्ड में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे। बट अभी आपने मुझे कहा था वो केवल शोषणकारी थे। नो मैम, पूर्ण रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मैम वो यहाँ की जो इससे पहले जो मुगल्स या दूसरे जो शासक थे वो मैम यहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैम जो ढल गए थे। लेकिन मैम यहाँ पर ये जो मुगल्स, सॉरी मैम, ब्रिटिशर्स वगैरह थे, उन्होंने यहाँ की जो जनता है वो उसकी एस्पिरेशंस को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, और इसलिए मैम अंग्रेजों ने जो अपनी कॉलोनीज यहाँ पे बसाई थी एक एक करके, उनके नाम बताइए। यस मैम, सूरत, मसूलीपट्टनम और मैम कोची, मैम अभी नहीं आता। कोलकाता नहीं याद है। यस मैम, कोलकाता, बालासोर। एक लेडी ऑफिसर के प्रशासन में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? मैम इसके जो प्रमुख कारण मैं देखती हूँ, सबसे पहली बात तो मैम जो वुमेन ऑफिसर्स है उनको लीडरशिप रोल है वो नहीं प्रोवाइड किया जाता। मैम कुछ स्टीरियोटाइप है वह आज बहुत मैं देखती हूँ प्रशासन में एसोसिएटेड है कि उनको अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग रोल्स असाइन नहीं किए जाते। यही रीजन है कि आज तक आरबीआई गवर्नर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इत्यादि के पद पर और कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर भी वुमेन ऑफिसर से रिक्रूट नहीं हो पाई हैं। और मैम इसके अलावा जो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक वुमेन ऑफिसर की, जो डबल शिफ्ट उनको करना रहता है, घर का काम और इसके अलावा भी मैम यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन का संभालना पड़ता है। और मैम सोसाइटी में जो पेट्रियार्की है वह भी मैम इनको लीडरशिप रोल्स प्रोवाइड करने से रोकती है। पुरुषों को दे देना चाहिए। सॉरी मैम, मातृत्व जो है वो पुरुषों को दे दें। मैम मैं ऐसा मानती हूँ कि जो चाइल्ड की जो अपब्रिंगिंग है वह वुमेन और जो मैन दोनों के द्वारा की जानी चाहिए। मैम इसके लिए पैटर्निटी लीव जैसे जो कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं ताकि मैम दोनों ही हस्बैंड वाइफ है वह बच्चे की अपब्रिंगिंग में अपना रोल दे सकें। आप इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित हैं। आप किस प्रशासनिक अधिकारी से इंस्पायर हैं? मैम मैं जो सौम्या पांडे मैम हैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। मैम इनका जो कमिटमेंट है अपनी जो ड्यूटी के प्रति वह मैम मुझे बहुत पसंद है। और मैम अपनी प्रेगनेंसी की जो आवर्स है वो ख़त्म होने के बाद वह बेबी जब इनका 21 डेज़ का था मैम तो उसको क्रैच में लेके आती थी। और मैम साथ साथ उन्होंने अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स को भी बहुत ही अर्ली मतलब कि बच्चे के बाद में बहुत ही जल्दी ही उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था। तो मैम उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ। क्या ये उस बच्चे के साथ अन्याय नहीं? मैम अन्याय नहीं कहा जा सकता। मैम उन्होंने बहुत ही अच्छा बैलेंस किया था। वो क्रैश फैसिलिटीज़ में मैम जो कलेक्ट्रेट के द्वारा प्रोवाइड की गई थी वहाँ पे बच्चे को बहुत अच्छे से नर्चर भी करती थी और एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालती थी। उनकी कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनको आप मानती हैं कि आप में भी, आपके व्यक्तित्व में भी वो गुण हैं जिन्हें आप एक प्रशासक के रूप में निभा पाएंगे? मैम मैं ऐसा मानती हूँ कुछ से 3 गुण हैं जो मैम मैं देखती हूँ कि मुझ में भी हैं। सबसे पहले तो मैम डेडिकेशन। मैम जिस प्रकार से वे अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों के प्रति डेडिकेटेड है, मैम मैं भी शुरुआत से ही अपनी जो पढ़ाई, स्टडीज़ और जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति डेडिकेटेड रही हूँ। मैम नंबर दूसरी बात है इंटीग्रिटी। मैम उनको बहुत ही इंटीग्रल ऑफिसर माना जाता है और मैम ये गुण अपने में भी देखती हूँ। और मैम तीसरी बात मैम हार्ड वर्किंग। आप अपनी इंटीग्रिटी का कोई उदाहरण प्रस्तुत कर सकती हैं? यस मैम, इंटीग्रिटी का उदाहरण ये था मैम कि जब क्लास
11th की बात है मैम। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में मैम एक बार ऐसा हुआ था कि बहुत सारे चीटिंग पेपर्स थे वो क्लास में अवेलेबल थे, ये नहीं पता था मैम वो कहाँ से आए थे। मैम प्रैक्टिकल करते टाइम जब हम उसको लिख रहे थे प्रैक्टिकल वगैरह को, तो सब सारे बच्चे वहीं पर लगे थे, लेकिन मैम सिचुएशन को जानते हुए भी मैम उसको नहीं उस चीज़ को इग्नोर करते हुए मैं अपने कार्य में लगी रही। और बाद में मैम कैमरास में जब सारी बात सामने आई तो फिर मैम तो वो गलत चीज जो आपके सामने हो रही थी, आपने उसे रोकने का प्रयास किया? यस मैम, मैं उसी टाइम मैम के पास गई, मैंने इस बारे में कंप्लेन भी की थी। और मैम फिर इसके बारे में सबके बारे में जो हेडमास्टर टीचर है जो जब आपने वो कंप्लेन की तो आपके जो मित्र हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं वहाँ, उन्होंने आपका विरोध किया होगा? यस मैम, विरोध तो हुआ था, लेकिन मैम मैं मानती हूँ कि इंसान कोई भी व्यक्ति है उसको मैम अपने वैल्यू सिस्टम है जो कुछ ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जिससे व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो मैम उनको फॉलो करना चाहिए। सोसाइटी में हो सकता है मैम कुछ मामलों का विरोध इसका ज़रूर हो, लेकिन मैम ये हमें आत्मसंतुष्टि भी प्रोवाइड करता है। और तो मैम ऐसा मैं मानती हूँ कि जैसे मैम राजा राम मोहन राय थे, मैम सती प्रथा का जब उन्होंने विरोध किया था तब मैम सोसाइटी में उनका भी काफ़ी उनको भी काफ़ी अपोजिशन का सामना करना पड़ा था, लेकिन मैम एक सोशल ईविल थी। इसी प्रकार से करप्शन है, चीटिंग, ये सब भी मैम सोसाइटी में बहुत ही आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जब कार्य करेंगी तो बहुत सारी परिस्थितियां आपके सामने ऐसी आई हैं जहां आपको तथ्य और मूल्य दोनों का एक बैलेंस करते हुए निर्णय लेना होगा। ऐसे में आपके द्वारा लिए गए निर्णय जहां आप अपने मूल्यों से समझौता नहीं कर रही, आपके जो सहकर्मी हैं, आपके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, उन निर्णय से वो खुश नहीं है, नाराज हैं और वो आपके साथ काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसी परिस्थितियों में आप अपने सहकर्मियों के साथ कैसे डील करेंगे? उस परिस्थिति को कैसे मैनेज करेंगे आप? मैम जो भी सहकर्मी हैं या जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं मैम, उनको ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि लिया गया कोई भी निर्णय है वो लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और जो मॉरल्स है उसके अकॉर्डिंग लिया गया है। तो मैम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से और मैम परसुएशन से मैम ये समझाने की प्रयास किया जाएगा, तो मैम मैं ऐसा मानती हूँ कि वह समझ जाएंगे। चलिए ठीक है, ये बताइए मुझे आज का न्यूज़पेपर पढ़कर आए हैं? यस मैम। क्या विशेष खबरें हैं आज? मैम मणिपुर में वन एरिया के बारे में जो मैम न्यूज़ थी वह चर्चा में थी। इसके अलावा मैम स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के संबंध में इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था। और मैम इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड और साइमल्टेनियस इलेक्शंस, मैम इसके बारे में भी न्यूज़ थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में आपके क्या विचार है? मैम यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में जो 21st लॉ कमीशन के जो विचार थे, मैं भी उनके विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। मैम मेरा ऐसा मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये ना तो मैम नेसेसरी है और ना ही अनिवार्य है, इसको मैम अपन फेजेस में लेकर आ सकते हैं। और अभी कैसा जो इस संबंध में डिबेट और डिस्कशन हो सकती है, और मैम यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लाने के स्थान पर मैम जो पर्सनल जो लॉस हैं मैम उनको कॉडिफिकेशन होना चाहिए, उनमें रिफॉर्म होनी चाहिए। और मैम उनमें जो भी नॉन प्रोग्रेसिव जो भी एलिमेंट्स हैं जो कि वुमेन के लिए खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी है या जो भी पुराने हैं उसमें सुधार किया जा सकता है। कौन से नॉर्म्स हैं, कुछ बता सकते हैं आपकी जो स्पेसिफिकली डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं वुमेन्स को लेकर के? ऐसे कोई कोड्स जो आप जानते हैं? मैम कुछ रिलीजन्स में है, जैसे मैम कुछ रिलीजन हैं ऐसे जिनमें पॉलीगेमी है उनको अलाउ करते हैं। और इसके भी अलावा मैम जो वुमेन हैं उनको सक्सेशन में और इत्यादि में जो पूरा अधिकार नहीं दिया जाता है, तो मैम उनमें सुधार किया जा सकता है। ये बताइए आप इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी खबरें हैं जो भी विशेष रूप से चर्चा में? मैम इंटरनेशनली तो मैम जो रशिया में वैगनर ग्रुप है उससे संबंधित न्यूज़ हैं। इसके अलावा जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, और इसके अलावा यूएस एंड चाइना कन्फ्रंटेशन एटसेट्रा। यूक्रेन वॉर वर्तमान में किस परिस्थिति में और भविष्य क्या है इस वॉर? मैम यूक्रेन और रशिया वॉर है, तो उसके कारण से मैम जो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज साउथ जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं मैम उनको बहुत ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मैम अगर ये वॉर और लंबा चलेगा तो मैम मैं नहीं समझती कि मैम इसमें कोई भी पक्ष है वह पूरी तरीके से विजय हो पाएगा, लेकिन मैम ग्लोबल कम्युनिटी को एट लार्ज इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में यूएनओ की क्या भूमिका? मैम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, मैम निश्चित रूप से ही अपने प्रयासों के माध्यम से जो दोनों पक्षों के बीच में एक पीस है उसको एस्टेब्लिश करने में भूमिका निभा सकता है।
तो मैम डायलॉग और डिप्लोमेसी है उसको एस्टेब्लिश करने में यूनाइटेड नेशन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इतने समय में यूएनओ ने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए हैं इस वॉर को समाप्त करने के लिए? मैम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस संबंध में रेजोल्यूशंस भी आए थे। मैम यद्यपि कुछ कंट्रीज के विरोध के कारण से वह पूरी तरीके से पास नहीं हो पाए, तो मैम मैं ऐसे मानती हूँ कि कुछ लाइक माइंडेड कंट्रीज है जैसे भारत और इंडोनेशिया, जिनके दोनों ही देशों के साथ अच्छे संबंध है, तो मैम वे इस संबंध में शांति स्थापित करने के लिए आगे आ सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि किसी धार्मिक विवाद को लेकर के आपके जिले में जहां आप एसडीएम अपॉइंट की जाती है वहां पर किसी धार्मिक मुद्दे को लेकर के कोई भीड़ अगर उग्र होती है या किसी भी तरीके की धार्मिक हिंसा की स्थिति बनती है, तो ऐसे में आपके क्या स्टेप्स हैं? मैम इस संबंध में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों ही तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। मैम शॉर्ट टर्म में सबसे पहले तो जो भी कम्युनल ये जो भी रिलीजियस वायलेंस हो रही है उसको रोकने के लिए मैम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो रिलीजियस लीडर हैं जिनका उस क्षेत्र की जनसंख्या पर अच्छा प्रभाव है, उनकी सहायता से जनता को मैम नज किया जाएगा कि ऐसे किसी भी सिचुएशन से बचें। और मैम इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म में कम्युनल सेंसिटाइजेशन और इसके अलावा जो भी रैशनल एजुकेशन है मैम उसको प्रमोट किया जाएगा। मैम मेरे द्वारा ये स्टेप्स उठाए जाएंगे। ठीक है, विशेष रूप से आप बता सकते हैं एज एन एसडीएम जब इस तरीके की कोई धार्मिक उपद्रव होते हैं तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कौन से प्रयासों को सबसे पहले प्रयोग में लिया जाता है और सबसे अंतिम प्रयास क्या होता है? मैम जितना मैम मेरी जानकारी है उस अकॉर्डिंग मैम जो एक एसडीएम है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो आईपीसी सेक्शन 144 है उसके तहत 5 से अधिक व्यक्तियों की जो भी गैदरिंग है उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है। इसके अलावा मैम इंटरनेट शटडाउन है इसका भी सहारा लिया जाता है ताकि मैम कोई भी जो फेक न्यूज़ इत्यादि के माध्यम से जो भी धार्मिक उन्माद की भावना है वो अधिक ना फैले। और मैम जो सबसे लास्ट जो लीस्ट फेवरेबल मेजर के रूप में मैम फोर्स का उपयोग सबसे अंत तक किया जाना चाहिए जब कोई भी सिचुएशन अवेलेबल ना हो। ठीक, साइबर टेररिज्म क्या होता है? मैम साइबर टेररिज्म है ये एक प्रकार का मॉडर्न टेररिज्म का प्रकार है जो पिछले 10 वर्षों में ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा गया है, जिसके माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति संस्था अथवा राष्ट्र है उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो जैसे कि मैम रैंसमवेयर मालवेयर था वह काफ़ी प्रचलित था। इसके अलावा मैम अगर एज अ कंट्री देखें तो यूएस के द्वारा ईरान है उसकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको हैक करने की कोशिश की गई। मैम ये साइबर टेररिज्म के प्रकार है। इंडिया में साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रावधान है, कौन से कानून है या कौन सी संस्था है जो स्पेसिफिकली साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए काम करती है? मैम इसके लिए जो इंस्टीट्यूशनल और लीगल दोनों ही प्रकार के उपाय उपलब्ध हैं। मैम अगर जो लीगली देखा जाए तो मैम आईटी एक्ट 2000 है वो साइबर सिक्योरिटी के मामलों से डील करता है। इसके अलावा नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 है वह भी साइबर सिक्योरिटी संबंधी मामलों की रोकथाम के लिए बहुत सारे प्रोविजंस अवेलेबल करवाती है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे देखें मैम तो मैम नेशनल क्रिटिकल इंफ्रा प्रोटेक्शन सेंटर है जो कि पीएमओ के तहत कार्य करता है। और मैम इसके अलावा सर्टिन और सर्ट फीस इत्यादि भी इस संबंध में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैम मैं इतने रिकॉल कर पा रही हूँ। थैंक रितु ये बताइए कृषि विपणन सुधार आप जानते हैं कौन कौन से सरकार के द्वारा जो किए गए? मैम सबसे पहली बार जितने मैं रिकॉल कर पा रही हूँ ई नाम एक गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसके माध्यम से किसान हैं उनको ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से जो मार्केट तक एक्सेस है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो जो 500 जो ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए थे। ये 2020 के बजट में प्रोविजन था। इसके अलावा ई हार्ट इत्यादि जैसे प्रावधान है और भी है एपीएमसी जो मंडीज है। यस मैम। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कोऑपरेटिव फार्मिंग Yes, है। तो क्या ये पर्याप्त है और इनके कुछ इसमें कृषि विपणन में कुछ सुधार हुआ और किसानों की स्थिति में कुछ सुधार? मैम यद्यपि जो कृषि विपणन में कुछ सुधार हुआ था इस संबंध में, लेकिन मैम फिर भी मार्केटिंग में कुछ ऐसी समस्या विद्यमान है जिसके कारण से पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है वो बहुत अधिक हो जाता है। लेकिन मार्केटिंग के साथ साथ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सुधार है उसको भी उसी के साथ ही जोड़कर देखा जाना चाहिए। तो मैम ये भी इंटीग्रेटेड नहीं है।
तो इसके कारण से किसानों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इस संबंध में प्रयास है किए जाने चाहिए, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को और अधिक बेहतर किया जा सकता है। और मैम जो किसानों को मार्केट एक्सेस दिलाने के लिए अवेयरनेस, और मैम साथ ही साथ एसएचजीज का जो ग्रुप बनाने की जो स्ट्रेटजीज, एपीएमसी मंडी सफल नहीं हो रही है, इसका के कारण आप बता सकते हैं? मैम मैं असफलता तो नहीं कहूंगी, लेकिन मैम कुछ चैलेंजेस हैं। उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। मैम कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि मैम मिडिल मैन की प्रेजेंस है बहुत ज्यादा है एपीएमसी मंडीज में, तो इसके कारण से किसानों को तो उनकी वैल्यू नहीं मिल पाती है, लेकिन और कंज्यूमर्स को भी जो उपज है उसका इतना लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन मैम मिडिल मैन है वह काफी अधिक सक्रिय रहते हैं। और मैम इसके अलावा एपीएमसी जो मंडीज है उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह भी अभी बहुत ही पुराना है, जैसे कि मैम मापतोल यंत्र होते हैं, या इसके अलावा भी मैम स्टोरेज फैसिलिटीज, कार्टलाइजेशन की भी। यस मैम, कार्टलाइजेशन, थैंक यू मैम। मैम ये सारी चैलेंजेस अभी हैं। अच्छा, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? क्या आप उसे जैसे डिफाइन करेंगे तो परिभाषित कैसे करेंगे? मैम महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है कि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके, इस हेतु उनका सशक्तिकरण करना। क्या महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है, आपको लग रहा है सर? यस मैम, महिलाओं की स्थिति में पिछले कुछ समय से सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी मैम हमें वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स है उसकी माने तो 131 ईयर्स लगेंगे मेल और फीमेल के बीच में। ऐसा तो नहीं है ऊपरी ऊपरी ऐसे योजनाएं वगैरह दिख रही है, पर वास्तविक धरातल पर जो है वो सुधार। मैम यहाँ बहुत सारे जो मैम डेटा सर्वेज हैं वह ये बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। मैम अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मैम 40% जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद अवेलेबल हैं, जो कि लोकल लेवल पर पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रही है। इसके अलावा मैम सेक्स रेशियो, लेकिन लोकसभा में तो जो 33% महिलाओं का के लिए सीट्स है वो भरी ही नहीं गई है, 33% है ही नहीं। यस मैम, सर्टेनली इस एरिया में मैम और कार्य करने की आवश्यकता है, लेकिन जो वर्तमान लोकसभा है उसमें 100 सांसद हैं, जो कि अभी तक की मैम सांसदों की सबसे अधिक संख्या है। और मैम मेरा ऐसा मानना है कि सोसाइटी में जैसे जैसे डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा तो मैम इस क्षेत्र में और भी मैम सुधार की संभावना है। अच्छा, ये भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः चालित आंदोलन था, आपको लगता है सर? यस मैम, इसको स्वतः चालित इस आधार पर कहा जा सकता है कि जनरली कोई भी आंदोलन होता है तो शीर्ष योजना के निर्माण से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक मैम विभिन्न प्रकार के जो नेता हैं वो इसमें जुड़े रहते हैं। लेकिन मैम मैदान में सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को शाम को सभा हुई थी। यस मैम। फिर अगले रात को ही नेताओं को पकड़ लिया था, फिर भी ये चला। यस मैम। तो ये कैसे हुआ? यस मैम, इसमें स्वतः स्फूर्तता का जो तत्व था वह पिछले आंदोलन की तुलना में बहुत अधिक था। जब इसकी केवल एक ब्रॉड योजना निर्मित कर दी गई थी, उसके बाद जितने भी लोअर लेवल पर जो वर्कर्स थे उन्होंने अपने ही लेवल पर जो भी कार्य करने थे वह संचालित किए थे। और जैसे कि मैम तिरंगा लहराना, इसके अलावा मैम अंडरग्राउंड वर्कर्स थे वह भी काफी अधिक सक्रिय। कौन से नेता जो थे बाद में सेकंड लाइन लीडर जिन्हें बोलते हैं? जी मैम। वो कौन से थे? मैम अगना आसफ अली, उषा मेहता, इसके अलावा मैम सुचिता कृपलानी मैम एटसेट्रा। अच्छा, आरसीईपी का नाम आपने सुना? यस मैम। तो आपको पता है भारत ने इसकी सदस्यता के लिए मना कर दिया है, तो ऐसा क्यों? मैम आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है मैम। ये करीब 13 और 14 कंट्रीज का मैम एक ट्रेड ब्लॉक माना जा सकता है। 15 देश नहीं? यस मैम, सॉरी मैम, 15 देशों का एक ट्रेड ब्लॉक था। भारत ने मैम कुछ भारत के इस संबंध में जो भी चैलेंजेस थे भारत के, तो इस वजह से भारत ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसका प्रमुख कारण ये था कि मैम भारत को ये डर था कि चाइना के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में जो गुड्स हैं उनको मैम डंप किया जा सकता है। पर अभी भी भारत के जो मार्केट प्लेसेस उसमें चाइना का सामान बहुत सारा है, यहाँ पर पहले ही डंप किया जा रहा है। यस मैम, डंपिंग की समस्या विद्यमान है, लेकिन मैम इस संदर्भ में गवर्नमेंट है वह भी कुछ प्रयास ले रही है। और मैम साथ के साथ भारत है वह भी आत्मनिर्भर भारत मिशन के माध्यम से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, आपने अभी बताया था कि ब्रिटिशर्स ने शोषण किया भारतीयों का, तो अकबर भी तो सत्ता पाने के लिए उसने भी भारतीय राजाओं का उपयोग किया था। उसने एक अलग तरह से मैनिपुलेट करके किया था।
सोशल अकबर ने भी किया है यहाँ पर। मैम मुगल्स थे या मैम इससे पहले के जो भी थे मैम, वो यहाँ की जो भी धर्म, भाषा, लिपि इत्यादि के साथ अकोमोडेट हो गए थे। उन्होंने यहाँ की सोसाइटल प्रैक्टिसेस को भी अपना लिया था, और मैम साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स भी किए थे। जैसे मैम अकबर की बात करें तो मैम इन्होंने बाल विवाह है उसको रोकने संबंधी प्रयास किए थे, और सेकुलर थे वो अपनी पॉलिसीज में। और इसी के साथ साथ मैम इन्होंने जो विमेन और मैन है उनकी शादी की भी आयु है वो निर्धारित कर दी थी, और मैम इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था। तो मैम इनको मैम अकबर है उसको मैम पर युद्ध अकबर ने भी बहुत किए थे भारतीय राजाओं के साथ। यस मैम, नरसंहार काफी हुआ था उस समय। यस मैम, मैम ये बात ठीक है, लेकिन मैम जो इतिहास है मैम उनकी पर्सनैलिटीज हैं उनको मैम आधुनिकता के पैमानों के आधार पर मैम वर्तमान में हम जज नहीं कर सकते हैं, और मैम उनकी जो सिचुएशंस है मैम उसको वर्तमान में जज करना ठीक नहीं होगा। आपकी हॉबीज क्या क्या है? मैम कुकिंग। कुकिंग में किस तरह का खाना? मैम कुकिंग में जनरली मैं फास्ट फूड है और घर का खाना और जो भी राजस्थानी फूड वो सब बनाना पसंद करती हूँ, लेकिन मैम मिलेट्स है मेरा प्योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, जब प्रशासक के रूप में आप कार्य ग्रहण कर लेंगे तो समय निकाल पाएंगे कुकिंग के लिए? मैम डेफिनेटली मैम, इसके लिए मैं टाइम ज़रूर निकालूंगी, क्योंकि मैम मैं पढ़ाई के दौरान भी इसके लिए हाफ एन आवर मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो मैम मैं इधर भी पूरा प्रयास रहेगा मैम इसके लिए समय निकालने का। तो आपको लगता है सभी को घर में खाना बनाने का पर महत्व देना चाहिए, बजाय कि बाहर से बनवाना या किसी को रखना, खुद ही बनाना चाहिए खाना? आपको ऐसा लगता है? नहीं मैम, सिचुएशन ये तो मैम केस टू केस और पर्सन टू पर्सन मैम ये डिफर कर सकता है। और मैम चूंकि वुमेन है वो लेबर फोर्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है, तो उनको उतना समय नहीं मिल पाता है, तो मैम इसके लिए भी तो मिलकर के बना सकती है, पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के बना यस मैम, सकते दोनों हैं, मिलकर बना सकते खाली महिलाओं का ही नहीं है ना? हैं। यस मैम। अच्छा, डाकन प्रथा से आप परिचित हैं? यस मैम। हाँ बताइए। मैम डाकन प्रथा एक प्रकार की सामाजिक कुप्रथा थी, जो कि मैम मध्यकालीन भारत और विशेषकर राजस्थान में प्रचलित थी, जिसके तहत कुछ अंधविश्वासों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति विशेषतः महिला में कुछ ऐसे जो इविल गुणों की उपस्थिति उसको माना जाता है, और इस आधार पर उस व्यक्ति को मार दिया जाता था। तो मैम ये एक इविल है। थैंक यू मैम। ठीक है ऋतु, माय लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज कि आप एक जगह पे पदस्थापित हैं एज एन एसडीओ, और आपके पास कोई भी कर्मचारी नहीं है, नया नया ऑफिस स्थापित हुआ है। अब 2 कर्मचारी हैं, उनमें से एक को आपको पिक करना है। एक हाई लेवल एफिशिएंट है, सारा काम आपके ऑफिस का अकेले देख सकता है, लेकिन वो उतना ही हाई लेवल करप्ट भी है। यस मैम। दूसरा व्यक्ति है जो कि इनएफिशिएंट है, टोटली गधा है ऐसे मान लो, लेकिन ऑनेस्ट है। आप किसको पिक करेंगी? मैम मेरे द्वारा जो दूसरा व्यक्ति है जो कि ऑनेस्ट है मैम उसको पिक किया जाएगा मैम, क्योंकि रिक्रूटमेंट के बाद जो ट्रेनिंग दी जाएगी तो उसके माध्यम से उसको एफिशिएंट बनाया जा सकता तो है। हो चुका उसका, उसकी टेस्टिंग भी हो गई पूरी, सब जगह सबने कह दिया कि भाई ये आदमी तो होपलेस है, मतलब इससे काम नहीं कराया जा सकता, बट है ऑनेस्ट। और दूसरा वाला है वो, अगर आप ऑफिस में नहीं भी रहेंगी वो सारा काम संभाल लेगा, बट वो करप्ट। हाँ तो मैम मैं ऐसा मानती हूँ मैम कि ऑनेस्ट व्यक्ति है मैम, वह इस संदर्भ में मैम ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि मैम मोटिवेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग इत्यादि के माध्यम से मैम जो दूसरा व्यक्ति है उसको भी मैम एफिशिएंट व्यक्ति के बराबर में कार्य में एफिशिएंट बनाया जा सकता है। लेकिन मैम जो ऑनेस्टी का जो वैल्यू है मैम, इससे कॉम्प्रोमाइज करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैम इससे एज एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब अगर कोई व्यक्ति करप्ट है तो आप रोक नहीं पाएंगे करप्शन। और मैम इसी के साथ साथ ही मैम करप्शन है उसको भी प्रिवेंट करने की जो मेजर्स उठाए जाएंगे, ताकि मैम ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटीग्रिटी है वो बनी रहे। मैंने पूछा कि क्या अगर आप करप्ट व्यक्ति को लेती तो आपको ये विश्वास नहीं था कि आप करप्शन को रोक पाते? मैम करप्शन को रोकने के लिए भी मैम प्रयास किए जाएंगे, लेकिन मैम मेरे लिए जो वैल्यूज है मैम उसका भी मैम अपने स्थान पर महत्व है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम।